नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 5 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो और विद्यापति से संबंधित किस तरीके से सवाल बनते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर कैसे-कैसे नए-नए प्रश्न बन सकते हैं या फिर जो भी आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उनमें किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो लेक्चर यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम सब्जेक्टिव तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और मूल्यांकन के तौर पर हम उसके समानांतर टेस्ट सीरीज भी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। धीरे-धीरे दोनों चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे होंगे। आप सभी के कमेंट्स तो हमें हमेशा आवश्यक प्रतीत होते ही हैं, उनका इंतज़ार रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से जुड़कर आपको अगर लाभ मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो चलते हैं हम विस्तार से पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो और विद्यापति पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूछा गया है, पर नाल के इस विशल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका उत्तर आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, मुझे विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आगे के प्रश्नों को आपको अजनबियत के दृष्टिकोण से देखना है, अजनबीपन के भाव से देखना है कि आप इस जो भी प्रैक्टिस सेट है, इसके शीर्षक को आप नहीं जान रहे हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, तो वहां पर आप कैसे टैकल करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया कि पृथ्वीराज रासो और अन्य ग्रंथों पर हम चर्चा करेंगे, तो आपके मन में कम से कम पृथ्वीराज रासो वाला ऑप्शन तो बार बार आ जाएगा कि इसका सही जवाब ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो मैंने सवाल पूछा है, कथन के आधार पर है कि किस आलोचक का मानना था कि नाल के इस विशल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। यानी कि विशल देव रासो को हम पढ़ते हैं रासो काव्य के परंपरा के अंतर्गत वीरगाथा काल में, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रतिमान पर या फिर उनके विचार से वीरगाथात्मक रचना में नहीं है। आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर इसी तरीके का सवाल उठाया गया है। तो मान लीजिए ये फाइनल एग्जाम में आएगा, तो आप वहां पर कैसे कैच करेंगे, ये ज्यादा मुझे बताना जरूरी लगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन के ऊपर कि श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। यह कथन किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में है कि किस रासो ग्रंथ में श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रकरण आया हुआ है और उसको मनमाना वर्णन के रूप में देखा गया है। तो ऑप्शन दिया गया कि पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। तो 4 रासो ग्रंथों का नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पर विशल देव रासो के बारे में बात कही गई है, जिसमें इसका जो नायक है वो रूठ कर उड़ीसा चला जाता है। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसकी चर्चा की थी। तो मान लीजिए हम हर प्रैक्टिस सेट में एक दूसरे से कोरिलेट कर कर पढ़ते जा रहे हैं और उन तथ्यात्मक चीजों को याद भी कर रहे हैं जो कि आगे की परीक्षा में संभावित है, पूछी जा सकती है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि रूठ कर विदेश जाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। यहां पर आप देख रहे हैं प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका का मतलब है कि ऐसी नायिका जिसका पति विदेश में हो। जबकि आप देख रहे हैं कि जो विशल देव रासो का नायक है वो भारत का ही है, लेकिन रूठ कर चित्तौड़ या फिर अजमेर के इलाके से रूठ कर कहां चला गया है? उड़ीसा चला गया है। तो इसी को नायिका ने विदेश मान लिया और उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है कि जब किसी नायिका का पति विदेश में हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसित पतिका।
तो यहाँ पर आप व्याकरण के दृष्टिकोण से भी इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। सही जवाब था विशल देव रासो। अगला प्रश्न है, अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह किसका कथन है? जो छोटी सी पुस्तक है, मैंने बताया था कि लगभग 100 पृष्ठ की पुस्तक है, लेकिन इसमें 2000 चरण भी बताए गए। ठीक है, तो किसका कथन है कि अगर इस छोटी सी पुस्तक को हम रासो कहें तो ये हमें खटकता है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। अगला प्रश्न है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। यह कथन किस रासो ग्रंथ के की भाषा के संदर्भ में है? तो हमें बताना है कि यह बात किस ग्रंथ के बारे में कही गई है। ऑप्शन दिया गया पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। आप अब चौंकना शुरू कर दिए होंगे कि मैंने तो शीर्षक दिया था कि पृथ्वीराज रासो एवं अन्य, अभी तो हम विशल देव रासो पर ही बात कर रहे हैं, जबकि इस पर हमने पिछले क्लास में भी आपसे प्रैक्टिस सेट में बात की थी। तो इसका मतलब है कि आपको इस चैनल को रोज फॉलो करना है और एक डेली रूटीन के दृष्टिकोण से भी फॉलो करना है, कि हो सकता है कि किसी का अधूरा पक्ष किसी अगली सीरीज में या फिर अगले वीडियोज में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है, ये कहा गया है विशल देव रासो के संदर्भ में। ये भी किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वो साहित्यिक नहीं है, बल्कि राजस्थानी भाषा के तौर पर प्रयुक्त किया गया है इसमें ज्यादातर। अगला जो प्रश्न है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों के साहित्य में किस नाम से पुकारी जाती है? ऑप्शन दिया गया है डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो किस भाषा की तरफ संकेत किया जा रहा है इस प्रश्न में, उसका जवाब आपको देना है कि ब्रज भाषा या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो गई थी, जो कि चारणों के साहित्य में, यानी कि आदिकाल के जो चारण कवि हैं उन्होंने अपने साहित्य में उसका प्रयोग किया है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रण किया जाता है तो कौन सी भाषा बनती है? उसका नाम है पिंगल भाषा। तो ध्यान में रखिए, हालांकि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी डिंगल पिंगल शैली के बारे में पूछा था, लेकिन यहाँ पर एक बार नए फॉर्मेट में नए तरीके से यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह क्या कहलाता था? ऑप्शन दिया गया डिंगल, पिंगल, अवहट, पुरानी हिंदी। तो उसी का एक अगला प्रश्न यहाँ पर है, जैसे पिंगल को हमने देखा, वैसे ही जब अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिंगल बोलते हैं। अब तो आप लोग कभी भी परीक्षा में इस ऐसे प्रश्न को लेकर गलती नहीं करेंगे। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, डिंगल कहते हैं अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण को। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल में किस भाषा की वकालत की है? और दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत एक विशेष भाषा पर जोर दिया है, यानी कि उसकी वकालत की है। वो कौन सी भाषा है जो कि श्रृंगार और वीर दोनों का मेल है? ऑप्शन दिया गया डिंगल, पिंगल, अवहट, पुरानी हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, पिंगल भाषा की वकालत की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने कहा कि पिंगल ऐसी भाषा है जो कि वीरता और श्रृंगार दोनों रसों को जोड़ती है, दोनों का मेल है, और इसी में कविता लिखी जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है। अगर आप लोगों के पास हिंदी साहित्य का इतिहास होगा तो आप देख भी सकते हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से किताब को कैसे पढ़ना है और कहां से सवाल बन सकते हैं वो आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं उनको प्रश्न ही नहीं समझ में आता है कि आखिरकार इस प्रश्न का मतलब क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही सीरीज में हमने एक प्रश्न बनाया था, तो एक विद्यार्थी ने कहा कि इस प्रश्न का औचित्य ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब आप धैर्य रखकर
आत्मीय लगाव के साथ, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश करेंगे तो हर प्रश्न आपको समझ में आने लगेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में? यहां पर पूछा गया कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, यह किस ग्रंथ के बारे में कहा जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। तो देखिए इसमें ऑप्शन में पृथ्वीराज रासो भी दिया गया है, लेकिन इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, विशल देव रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ये वीर रस से युक्त ग्रंथ नहीं बल्कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने विद्यापति को लेकर जो अपना स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, तो इसके माध्यम से उन्होंने विद्यापति को भक्त कवि नहीं माना है बल्कि उन्होंने क्या माना है? श्रृंगार कवि माना है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि विशल देव रासो को हम वीर गाथा काल के अंतर्गत जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो केंद्रीय रस है यानी तत्व है वो क्या है? श्रृंगार है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी यही मानते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को और चेंज कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि विशल देव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके का ग्रंथ माना है या किस प्रकार का ग्रंथ माना है, तो भी आप वहां पर जो श्रृंगार ऑप्शन होगा उसी को लगाएंगे। तो देखिए प्रश्न कैसे घूम फिर कर पूछे जा रहे हैं और उनके उत्तर कैसे सेम टू सेम निकल रहे हैं। चीजों को आपको समझना है, पैटर्न को आपको समझना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशल देव रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? ऑप्शन दिया गया है नीतिपरक, श्रृंगार, वीर, भक्ति। अभी तो मैं आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा था कि मान लीजिए पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशल देव रासो को कैसा ग्रंथ माना है, लेकिन मेरा एक मन नहीं माना और मैंने भी एक क्वेश्चन बना दिया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर एंगल से आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करूं, जितने एंगल से मैं सोचता हूं बनाने का प्रयास करता हूं। एक आप देखेंगे कि अनावश्यक दबाव भी होता है कि आज हमें कुछ प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने चर्चा करना है। ये प्रश्न बनाने उतने आसान नहीं है, जब तक आप खुद इन किताब को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़िए और इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। मैं देख रहा हूं कि इस चैनल के बहुत ही समकालीन चैनल हैं जो कि काफी आगे निकल चुके हैं, और हो सकता है कि मेरी कुछ चीजें हो सकती हैं कि पीछे खींच रही हूं। मैं पीडीएफ नहीं देता हूं, मैं बताऊंगा बाद में कि मैं पीडीएफ क्यों नहीं देता हूं। मैं इस पे अपने जीवन की आगे की कहानी लिख रहा हूं जो कि जल्दी आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखेगी, तो पता चल जाएगा आपको। एकदम से पीडीएफ और नोट्स एकदम से मोह भंग हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार तैयारी तो हमें ही करना है। जब ये व्यक्ति इतनी बात कह रहा है तो एक बार इसको भी फॉलो करके देख लेते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि फिर आप अपने नोट्स पर ही विश्वास करेंगे, दूसरे चीजों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो हर एंगल से यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो इसका मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। विशल देव रासो को शुक्ल जी ने क्या माना? श्रृंगार रस परक ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस महाकवि के बारे में? ऑप्शन दिया गया है नरपति नाल, चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा कि ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, महाकवि माने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद बरदाई को उन्होंने कहा कि ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इस तरीके के सवाल विकल्पों में भी रहते हैं और प्रश्न के तौर पर भी आ जाते हैं। चंद बरदाई को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से चंद बरदाई के जीवन काल के संदर्भ में सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में चंद बरदाई के जीवन काल का एक समय दिया हुआ है, संवत में है वो, संवत 1225 से 1248, 1225 से 1249, 1225 से 1250, 1225 से 1251। तो इसका सही जवाब क्या है कि संवत 1225 से 1249 ईस्वी के बीच में चंद बरदाई का जीवन काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई के संदर्भ में असत्य है। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो आपने ऊपर देखा। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं, ये भी क्या है? सही है।
इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। चंद का सीधे संबंध किससे है? चंद्रमा से। तो एक हमारा भावनात्मक लगाव है चंद्रमा से। क्या भावनात्मक लगाव है? चंद्रमा को हम क्या मानते हैं? मामा मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माँ के बाद जो किसी व्यक्ति का जीवन में स्थान है तो वो मामा का है, इसीलिए इसमें डबल माँ लगा हुआ है, मामा। तो चंद्रमा को हम सब अपना मामा मानते हैं, यानी कि भावुकतापूर्ण रूप से हम सभी को विशेष आकर्षण है। हालांकि टेक्नोलॉजी के समय में और मोबाइल के युग में अब जो छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे चंदा मामा को भूलते जा रहे हैं और मोबाइल मुन्नी बनते जा रहे हैं। मैंने मोबाइल मुन्नी का नाम यहाँ पर ले लिया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मुन्नी मोबाइल करके एक रचना भी है, वो किसकी है? आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे कि आपका दिमाग क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। खैर, यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि चंद बरदाई के बारे में कौन सी बात असत्य है, हमें बताना है। तो आप ऊपर की तीनों चीजें देख रहे हैं कि सत्य है, तो यानी कि चौथा जो ऑप्शन है क्या है इसमें? सही है, असत्य है। क्यों असत्य है? कहा गया कि रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के कुजात नामक गोत्र के थे। यहां पर कुजात की जगह पे बस आपको सुधार करना है जगात। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि चंद बरदाई किस गोत्र के थे? तो जगात नामक एक गोत्र है, उसमें इनका जन्म हुआ था, भट्ट जाति के थे। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए ये सभी ऑप्शन आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि एक एक विकल्प आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि, पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चंद बरदाई अभी तक आप वन लाइनर किताबों में पढ़ते रहेंगे कि चंद बरदाई ये, चंद बरदाई वो, लेकिन चंद बरदाई नाम कितना सार्थक है। हमने भारतेंदु के बारे में पढ़ा कि भारत प्लस इंदु, भारतेंदु को भी क्या माना गया है? भारत का इंदु माना गया है, चंद्रमा माना गया है। और उनसे हमारा कितना भावुक लगाव है आप अच्छे से जानते होंगे। तो खैर, चीजों को जोड़कर देखते जाना है और जो इसका सही जवाब है वो आप देख लिया होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि चंद बरदाई के संदर्भ में असत्य है। फिर से वही सवाल आ गया कि क्या असत्य है? ऑप्शन दिया गया, इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनका और महाराज पृथ्वी का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों ने 4 दिन के अंतराल पर यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वी के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। अगर ऊपर के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को अगर अच्छे से आप पढ़ लिए तो चंद बरदाई के बारे में सब कुछ जान गए। जो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि पंजाब भूमि से इनके पूर्वजों का संबंध था और लाहौर में इनका जन्म हुआ था। चंद बरदाई का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में। ये बात सही है। इनका और महाराज पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन हुआ था, ये भी बात सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है क्या है? गलत है, असत्य है। यही कहा जाता है कि दोनों एक ही दिन इस संसार को छोड़े। मैंने 4 दिन यहाँ पर जानबूझकर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एक ही दिन दोनों का जन्म भी होता है और दोनों इस दुनिया को छोड़कर भी जाते हैं। ये इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और आगे बताया गया कि ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। तो चंद बरदाई के बारे में आपने लगातार 12वें नंबर क्वेश्चन और 13वें नंबर क्वेश्चन में देख लिया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सट भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में? मतलब कि ये जो लक्षण ऊपर बताए गए ये किस कवि के बारे में? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, चंद बरदाई, सराफा, मत्स्येंद्रनाथ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पीछे के भी कवियों को इसमें जोड़ दिया है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, वरना ये जो प्रैक्टिस सेट है एक रसीय सी हो जाएगी। हाँ, ध्यान में मैंने कहा था कि आपको हर प्रश्न अजनबी की तरह देखना है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पहला प्रश्न जो आ रहा है वही पहली बार आप देख रहे हैं, किसी भी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं है, तो तभी आप बता पाएंगे। और क्यों बता पाएंगे? क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम भी देखना है। तो किसके बारे में सारी बातें कही गई हैं? सही जवाब है चंद बरदाई के बारे में बात कही गई कि चंद बरदाई 6 भाषाओं के जानकार थे। उसमें संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, 4-5 तो इनको जोड़ लीजिए, और भी जो 2 भाषाएं होंगी। व्याकरण भी अच्छा जानते थे। काव्य तो इनका पहला महाकाव्य भी माना जाता है। छंद शास्त्र के काफी ज्ञाता रहे, आगे पता चलेगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? चंद बरदाई।
अगला प्रश्न है कि इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है कि जालंधरी देवी का इनके ऊपर एक तरीके से कृपा थी और ये अदृश्य कविता लिखने में भी सक्षम थे। किसके बारे में बात कही जा रही है? ऑप्शन दिया गया है गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चंद मत्स्येंद्रनाथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टक्कर देने वाला लग रहा होगा, तो इसका जो सही जवाब है चंद बरदाई के बारे में बात कही गई है। मान लीजिए जो विद्यार्थी इस प्रैक्टिस सेट को नहीं देख रहे होंगे, उनको लगेगा कि ये जलंधरनाथ के बारे में कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुझे जहां तक लग रहा है कि 50% बच्चे LBW आउट हो जाएंगे, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो तो इसको फुल टॉस बनाकर सीधे पूरा अंक हासिल करेंगे। क्रिकेट में पूरा रन तो 6 रन ही होता है, यहाँ पर मान लीजिए आपको मैक्सिमम 1 या फिर 2 अंक मिलेगा। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, चंद बरदाई के संदर्भ में इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। निम्नलिखित में से सत्य है? युद्ध में, आखेट में, सभा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया है वो है ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चंद बरदाई और पृथ्वीराज दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और ये साथ साथ भी रहते थे। ऊपर कई प्रश्नों में इसका संकेत किया जा चुका है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो शिकार का मैदान हो, चाहे सभा जब राज दरबार लगी हो, वहां पर भी एकदम चंद बरदाई मौजूद थे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे। आप लोग याद कीजिए कि आपके क्या ऐसे दोस्त हैं या फिर नहीं है, हो तो जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों ने अपने दोस्त रूपी निधि को बचा कर रखी हुई है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो के विषय में असत्य है। 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। कवि ने अपने पुत्र कल्हड़ के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया है। तो अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा इसमें कौन सी बात असत्य है। तो 2500 पृष्ठों में यह ग्रंथ लिखा गया है, सही बात है। 69 समय में बटा हुआ है, ये भी सही है। सभी छंदों का प्रयोग किया गया इसमें, यह भी बात सही है। यहाँ पर कल्हड़ के स्थान पर क्या होना चाहिए था? जल्लड़ होना चाहिए। हालांकि कल्हड़ का भी नाम इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय दृष्टिकोण से पहली बार इतिहास लिखने का प्रयास किसी ने किया था तो कल्हड़ थे, जिनकी रचना का नाम है राजतरंगिणी। तो कल्हड़ और जल्लड़ में कई बार यहाँ पर रन आउट होने की स्थिति है पूरी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग होंगे नहीं, आप लोग जानते हैं कि एक पंक्ति भी है कि पुस्तक दैन जल्लड़ के हाथ, इस तरीके से एक पुस्तक वो पंक्ति भी है, ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य क्या थी, और यहाँ पर उत्तर के बाद हम लोगों ने देख लिया कि सभी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, उसमें से ऊपर के 3 सत्य हैं और चौथा ऑप्शन क्या है? असत्य है। लेकिन अगर जल्लड़ जोड़ देते हैं तो ये भी सत्य हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ये आभास आप लोगों को होने लगा होगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के मुख्य छंद के विषय में सत्य है। इसमें कवित्त, दोहा, तोमर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने मुख्य छंदों में कई छंदों का नाम लिया है। लगभग जहां तक मुझे याद है कि 6 छंद हैं, ठीक। उसमें से कवित्त भी है, दोहा है, तोमर भी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन के हिसाब से क्या हो रहा है? ऑप्शन डी हो रहा है, ठीक। अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो के मुख्य छंद के विषय में सत्य है। तो गाहा, त्रोटा, आर्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दोनों प्रश्न हमने बहुत जल्दी जल्दी आपका आंसर बता दिया, आप लोग समझ भी गए। लेकिन मान लीजिए कभी सवाल पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करते हुए कुल कितने छंदों की चर्चा की है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि लगभग 6 छंद है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? अभी तक तो हम चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के बारे में बातचीत किए, लेकिन एक छोटा सा तथ्य है जो कि हो सकता है कि परीक्षाओं में आप लोगों को थोड़ा सा चमत्कृत कर दे। किसके पुत्र थे? ऑप्शन दिया गया सोमेश्वर, कमला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान जो है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान में तीसरे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आज सोमेश्वर इनके पिताजी थे और माता कौन है? कमला है। तो इस तरीके से ये दोनों के पुत्र हो गए। ऑप्शन क्या हो गया? सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि कवि जयानक के संदर्भ में सत्य है। जगनिक का तो नाम आपने सुना था, जयानक का भी नाम सुना होगा। यहाँ पर जयानक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया कि कौन सी बात सत्य है। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि, संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा, पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी लिखा है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जयानक नाम के एक जो कवि हैं, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज के भी राज्यसभा कवि थे और कश्मीरी कवि थे। जयानक का संबंध कहां से है? कश्मीर से है। संस्कृत में इन्होंने एक काव्य लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, तो कवि जयानक की रचना है। पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी इन्होंने बताया है, और ऊपर हमने कमला बताया था। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिए, कमला और कर्पूर देवी, क्योंकि ये शुरुआती दौर का महाकाव्य है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता को लेकर आलोचकों में मतभेद भी है, और इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तथ्य दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन हमें क्योंकि परीक्षाओं में जाना है तो हर तथ्य की जानकारी रखनी है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया है। अगला प्रश्न है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में सही है? तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपके लिए नया प्रश्न बिल्कुल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कहना है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसकी ऐतिहासिकता को लेकर आचार्य शुक्ल इस पे ये कमेंट्स करते हैं। इसकी ऐतिहासिकता अभी बहुत सिद्ध नहीं हो पाई, इसीलिए तीन तरीके का ग्रुप बन गया। एक ग्रुप कहने लगा कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, एक ग्रुप कहा कि अर्ध प्रामाणिक है, एक ग्रुप ने कहा कि अप्रामाणिक है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए, ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह ग्रंथ पूरी तरीके से क्या है? जाली है। लेकिन अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महाकाव्य के रूप में देखा जा सकता है, हिंदी की पहली रचना इसको माना जा सकता है। अब बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में है? इसी तरीके का कुछ प्रश्न आपने ऊपर विशलदेव के बारे में भी देखा। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह बात कही गई है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, यानी कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के बारे में भी पता चल रहा होगा कि एक तरफ वो रचना की विषय वस्तु को भी ध्यान में रखते हैं और साथ में उसकी भाषा को भी ध्यान में रखते हैं, भाषा की कसौटी पर भी कसने की कोशिश करते हैं। तो ये बात उन्होंने कहा कि निराश ही होना पड़ता है। अगर हम भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो इस ग्रंथ को लेकर निराशा होती है। व्याकरण का भी कोई व्यवस्थित क्रम नहीं दिखाई पड़ता है, ये मैं भाव बता रहा हूं। सही जवाब क्या है? पृथ्वीराज रासो के बारे में ये बात कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सूरदास की किस रचना की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है? सूरदास को तो वैसे हम भक्ति काल में पढ़ते हैं, लेकिन इनका जिक्र आदिकाल में पढ़ते हुए एक जगह किया गया है कि सूरदास ने अपने एक रचना में अपनी वंशावली का जिक्र किया है। वो रचना कौन सी? ऑप्शन दिया गया है, सूर सागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीतसार, सूर पच्चीसी। तो कौन सी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन किया गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर आप जान भी रहे होंगे, ठीक है, साहित्य लहरी। लेकिन जब नहीं जानते रहेंगे तो आपको लगेगा कि सूर सागर में उन्होंने कहीं कुछ बताया होगा। साहित्य लहरी एक चीज के लिए और जाना जाता है, इसमें क्या पाए जाते हैं? दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि पद्मावती समय का संबंध किस रचना से है? ऑप्शन दिया गया है पद्मावत, विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो पद्मावती समय का उल्लेख किसमें किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो में। वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि ये तो पद्मावत से होगा, जो कि क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वी को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार किसने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है? ये देखिए, यहां पर तुलनात्मक तरीके से सवाल पूछ लिया गया कि जिस तरीके से चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को केंद्र में रखते हुए महाकाव्य लिखा, उसी प्रकार जयचंद का गुणगान किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है भट्ट केदार, मधुकर कवि, चंद बरदाई, जगनी। मुझे न पता क्यों ऐसा लग रहा है
कि ये आप इस तरीके का पहला प्रश्न देखे होंगे प्रैक्टिस सेटों में। मार्केट वाले प्रैक्टिस सेटों में तो बिल्कुल इस तरीके का प्रश्न आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह से इधर उधर कॉपी करके बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बेचना है, पढ़ना कम है। यहाँ पर देखिए सवाल ये पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ऐसे सवालों को अपने दिमाग में रखिए। पूछा गया कि जिस प्रकार चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के बारे में लिखा, वैसे ही जयचंद के बारे में किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भट्ट केदार ने। भट्ट केदार ने एक रचना लिखी है, ठीक है, जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश नाम से उन्होंने एक रचना लिखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इन दोनों में युद्ध भी हुआ था, और उसका कारण क्या रहा है? संयोगिता। संयोगिता के ऊपर एक नाटक लिखा गया जिसका नाम है संयोगिता स्वयंवर। अगर आप बच्चन सिंह की हिंदी आलोचना वाली सीरीज आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी इतिहास ग्रंथ पढ़िए, सब एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है, बस आपको जोड़ कर पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे चीजें याद नहीं होती हैं, अब उनको याद होना शुरू हो गया होगा। अगला जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड, कि जयचंद प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा था जिसमें वर्णित है, मतलब जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा गया था जिसमें वर्णित है, उसका विषय क्या है? चंद बरदाई के कवित्व का वर्णन किया गया है, महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है, पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम का वर्णन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी ऊपर हमने बताया है, लेकिन क्योंकि आप लोग अजनबी की तरह पढ़ रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, तो फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से आप समझ गए होंगे कि इसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है, जयचंद प्रकाश का। यानी आप देखेंगे कि उस जमाने में केवल पृथ्वीराज चौहान की ही वाहवाही करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी हैं, या शत्रु में कह लूं, उनकी भी प्रशंसा करने वाले लोग हैं। हर समय में आप देखेंगे, यहां पर भी जयचंद प्रकाश उसी का एक क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ किस कवि ने लिखा था? ऑप्शन दिया गया है भट्ट केदार, मधुकर, केशवदास, चंद बरदाई। यहां पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ जयचंद के गुणगान के रूप में जयचंद प्रकाश लिखा गया, बल्कि उसी से मिलता जुलता हुआ एक और ग्रंथ लिखा गया। यानी दो दो ऐसे भाट कवि या चारण कवि हैं जिन्होंने कि जयचंद की भी प्रशंसा की है। अब उन्होंने खुश होकर प्रशंसा की है या फिर जयचंद के दबाव में प्रशंसा की है, क्योंकि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। उस समय कवि ही अब राजाओं के मनोरंजन के साधक हुआ करते थे, वही साधन हुआ करते थे, वही उनके दिमाग को फ्रेश करते थे, प्रोत्साहित करते थे। तो जयमंग जस चंद्रिका किसने लिखा है? आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। जब मैं इस प्रश्न पे विचार कर रहा हूं, मतलब विस्तृत रूप से आपको समझाने का, तो आप विकल्प पे भी ध्यान रखिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुकर कवि नाम के हैं जिन्होंने जयमयंक जस चंद्रिका लिखा। और न जाने मेरे दिमाग में एक और रचना आ रही है जो कि केशव दास की है। मैं अपने उन गंभीर विद्यार्थियों को एक फिर से होमवर्क दे रहा हूं कि इसी पैटर्न पर उन्होंने भी अपने समय के एक बादशाह के ऊपर रचना लिखी हुई है, उसका क्या नाम है? कमेंट्स के, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मैं बताऊंगा नहीं, चाहता तो मैं लिख भी देता, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि राठौर री ख्यात किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया राखाल दास, दयाल दास, दादू दयाल, मधुकर। तो किसकी रचना है राठौड़ री ख्यात? देखने से तो ये लग रहा है कि विशुद्ध तरीके से ये राजस्थान की है, लेकिन किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दयाल दास। अगला प्रश्न है जगनिक के संदर्भ में असत्य है। जगनिक यानी जो कवि हैं जगनिक, उनके बारे में कौन सी बात असत्य है? ऑप्शन दिया गया है कालिंजर के थे, यानी कालिंजर के रहने वाले थे, महोबे के चंदेल राजा परमरदीप देव के समकालीन थे, परमाल रासों के रचयिता थे, जैन कवि थे। तो जगनिक क्या थे और क्या नहीं थे, इन चारों ऑप्शन के आधार पर बताना है। तो सही जवाब यहां पर है कि वो जैन कवि तो बिल्कुल नहीं थे। बाकी जितनी चीजें ऊपर बताई गई हैं कि कालिंजर के रहने वाले थे, महोबा के चंदेल राजा परमरदीप देव के नाम से उन्होंने परमाल रासो नाम से लिखा,
और परमाल रासों का अलग भी नाम है, आप लोग उसको जानते हैं, आगे प्रश्न में भी है। तो इन तथ्यों को जरूर अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है कि आल्हा और उदल के संदर्भ में असत्य है। आल्हा का नाम तो आल्हा ही है, उदल का नाम उदय सिंह भी है, ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आगे सवाल पूछ लिया जाए कि उदल का वास्तविक नाम क्या था, उदय सिंह। तो इनके बारे में असत्य क्या है? महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीर, परमाल रासों के पात्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आल्हा और उदल क्या थे? महोबे के 2 प्रसिद्ध वीर भी थे और परमाल रासों के पात्र भी हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और परमाल रासों में इन्हें कब गाया जाता है बताया गया है। कुल मिलाकर आपको बताना है कि आल्हा को किस महीने में गाया जाता है। सीधे सीधे अगर सवाल को देखें, लेकिन कई बार क्या होता है, सवाल थोड़ा घुमाया जाता है ताकि आप उसको पढ़ने में वक्त लगाएं, समझें, समझे तो सही उत्तर दें, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे तो गलत उत्तर भी दे सकते हैं। तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन दिया गया गर्मी, बरसात, जाड़ा, बसंत, यानी किस महीने को ध्यान में रख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, बरसात में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ा ही व्यवहारिक जीवन या फिर अनुभव के आधार पर यह लिखा गया है कि 12 बरिस ले कुकर जिए, मतलब कुत्तों की जो उम्र है 12 बरिस। 13 माना गया है कि जो सियार होते हैं वो जीते हैं, और छत्री जो वीर पुरुष होते हैं वो 18 वर्ष तक जीते हैं। अगर इसके आगे ये तीनों जी रहे हैं तो उनके जीवन को क्या है? धिक्कार, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग कई बार जो हमारे क्षत्रिय मित्र होते हैं हम उनको चिढ़ाते भी हैं कि अब 18 वर्ष कंप्लीट हो गया, अब आगे जीने का कोई मतलब नहीं। तो ये तो हंसी मजाक में चल जाता है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, क्योंकि इसी को कहने के बाद परमाल रासों के जो परमारी देव हैं या फिर आल्हा उदल हैं, उनके अंदर का खून जागृत होगा। जैसे मेरे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी फोन करते हैं, कहते हैं कि सर मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, कोई 38 साल बताता है, कोई 39 साल बताता है, कोई 35 साल बताता है। तो मैं बोलता हूं कि जब तक 40 प्लस न हो जाए आप अपने को ओल्ड मत मानिए। तो उनके अंदर एक एनर्जी आती है, क्या मेरे जीवन में अभी कुछ समय बचा हुआ है, क्या मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं। तो ये आपके प्रोत्साहन के लिए, सही मायने में तो जो आर्मी में लड़का जा रहा है 18-21 साल में नौकरी पा जा रहा है, लेकिन जो मान लीजिए एकेडमिक्स में है या फिर प्रवक्ता बनना चाहते हैं, वो 18 साल तक तो ही नहीं रहेंगे ना, क्योंकि आप तमाम चीजों को देख रहे हैं कि फॉर्म कब कब भरा जा रहा है, फिर परीक्षा कब होगी, होगी कि नहीं होगी, सही से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, रिजल्ट क्या रहेगा। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो ये बातें आपको प्रोत्साहित करने के लिए कही गई हैं, इनको आपको सीरियसली नहीं लेना है कि 18 वर्ष ही जीना है। खैर आगे चलते हैं, बात करते हैं कि पंक्तियां किस रासो ग्रंथ की हैं। सही सवाल ये था यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, जयप्रकाश। यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश होना चाहिए था, ठीक, तो आप जोड़ लीजिए, मैं भी जोड़ दिया। सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन सी हो गया, परमाल रासो से ये पंक्तियां उठाई गई। अगला जो प्रश्न है, यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में? ऑप्शन दिए गए विशल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, रणमल छंद। तो ये जो बात कही गई है ये परमाल रासो के बारे में कही गई है, यानी कि इसकी विप्रति आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलती है। ये भी आम लोक में ये क्या है, प्रचलित है, लोक जनजीवन में प्रचलित है कि आल्हा उदल नाम के 2 वीर थे, ठीक है। तो इसको बस गाया जाता है। कब गाया जाता है? बरसात के महीने में। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक खास समाज है जो कि पहले गाता था, एक ढोलक लेता था और उसी पर बजाते हुए गाता था, और गांव के जो संवेदनशील लोग थे, जो भावुक प्रवृत्ति के लोग थे, वो लोग उसको सुनकर एकदम से कई बार करुण रस में चले जाते थे, कई बार वीर रस में चले जाते थे। अगला प्रश्न है कि आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर इसका केंद्र माना जाता है। आल्हा का प्रचार पूरे उत्तर भारत में आप देख सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में इसका जो केंद्र है वो कहाँ रहा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया पूर्वांचल, बैसवाड़ा, बुंदेलखंड, दिल्ली। तो कहाँ रहा है ये? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, बैसवाड़ा। बैसवाड़ा का जिक्र आपने एक भाषा के रूप में भी देखा हो, बैसवाड़ी,
ठीक है, उसको लिए हम इस बोली का प्रयोग कर लेते हैं कि बैसवाड़ी अवधि को भी कहा जाता है। तो इसका जो मुख्य केंद्र है आल्हा का, वो कहां पर है? बैसवाड़ा का जो क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहां से निराला का भी संबंध है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। पूर्वांचल मैंने विकल्प दे दिया अपने वजह से, और बाकी सब भ्रमित करने के लिए था। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है कि आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे, इनका संबंध किस शाखा से है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में इन दोनों वीर पुरुषों के संबंध को बताया कि इनका संबंध किससे है। ऑप्शन दिया गया है, बनारसी शाखा के क्षत्रिय थे, बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे, बनवारी शाखा के क्षत्रिय थे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। अब ये बनाफर क्या है? जो बच्चे यहाँ पर मुझसे जुड़े हैं बुंदेलखंड के इलाके के या फिर अवध के क्षेत्र के होंगे, वहां पर बनाफर को एक कला के रूप में देखा जाता है, कलाबाजी करते हुए। ठीक है, तो वो लोग कमेंट्स करें कि इसमें क्या किया जाता है। अब बनाफर नाम की एक शैली भी है, लोक से जुड़ा हुआ शब्द है, तो आल्हा उदल का वहीं से संबंध है। अगला प्रश्न है, जगनिक के गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से किसने छपवाया था? जगनिक के गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड नाम से किसने छपवाया? ऑप्शन दिया गया टी.एस. इलियट, चार्ल्स इलियट, ग्रांट इलियट, जेम्स इलियट। तो इलियट में तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे, जब तक आप एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं जानेंगे तब तक दिक्कत होगी। जिस परमाल रासों को हम कह रहे हैं कि बरसात के महीने में उसको गाया जाता है, उसकी एक छोटी सी प्रति आल्हा खंड नाम से चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाई थी। ठीक है ना, तो इसीलिए परमाल रासों को हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब इसीलिए अब आपको समझ में आने लगा हो कि आखिरकार ये तथ्य जो वन लाइनर किताबों में आप रटने की कोशिश करते हैं, इसको तो कहानी के रूप में हमें याद करने की जरूरत है। अगला जो प्रश्न है कि रणमल छंद के संदर्भ में असत्य है। रणमल छंद के संदर्भ में असत्य है। रणमल छंद पूछा गया कि मधुकर की रचना है, संवत 1454 में लिखा गया। इसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की विजय का वर्णन है। राजा ने पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय प्राप्त की। अब इसमें कौन सी बात है जो असत्य है? तो आपने रणमल छंद पढ़ा होगा, आपको लग रहा होगा कि मधुकर तो नहीं है बल्कि कौन है? श्रीधर है। मधुकर की जगह पर श्रीधर आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारे तथ्य क्या है? सही है। इसमें राजा रणमल के विजय का वर्णन किया गया है, और किस पे उन्होंने विजय प्राप्त किया? पाटन। एक तो जगह है पटना और एक जगह है पाटन। अब पाटन किस राज्य में है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और गाना भी बना है पाटन और पटना दोनों पर। पाटन मुझे लग रहा है कपड़े के लिए जाना जाता है, थोड़ा अगर मैं भूगोल याद करूं तो, लेकिन वहां का जो सूबेदार है जफर खां, उसको हराया था रणमल। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पाटन गुजरात का है। एक बार आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइए कि कहां का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आदिकाल के प्रकरण 3 के संदर्भ में असत्य है। आदिकाल कुल 4 प्रकरणों में बटा हुआ है। प्रकरण 1 पर हमने बात कर ली, प्रकरण 2 पर बात कर ली, प्रकरण 3 पर भी बात कर ली। तो कौन सी बात ऑप्शन में जो दी गई है वो गलत है प्रकरण 3 के संदर्भ में? अपभ्रंश काव्य, देशभाषा काव्य, वीरगाथा काल, रासो काव्यों का वर्णन। तो आपको तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि यार हमने तो पढ़ा था अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 में, तो ये तो गलत हो गया। बाकी क्या है इसमें? सही है। अगर ये आप समझ गए तो ये मानकर चलिए कि जो मेरा प्रयास है उसमें मैं सफल हो रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से चिंतन करना है, मनन करना है और नई एनर्जी के साथ उठना है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यहाँ पर पुराने चावल से तुलना की गई है और कहा गया कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। यानी इस कथन का, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को कहा है, लेकिन शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि रही है या फिर आलोचना की जो शब्दावली रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपरा है उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। पुराना चावल का काफी रोल रहा है हमारे, अगर संस्कृति में देखें तो
आप याद कीजिए, अगर आपके घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो या फिर कोई खाना जैसा कार्यक्रम हो, तो वहां पर लोग पुराने चावल को बड़े चाव से खाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो पुराना चावल खिलाने वाला होता है वो कुछ धनाढ़ प्रवृत्ति का होता है। तो इस कथन को आपको ध्यान में रखना है कि किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। पुराने चावल से उन्होंने भाषा के यहाँ पर तुलना की हुई है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया था मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में, यह किसका कथन है? यहां पर दो कवियों की तुलना की जा रही है, खुसरो की और विद्यापति की। तो इससे आपके दिमाग में आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो और विद्यापति को आदिकाल के किस प्रकरण में रखा है? 4 के अंतर्गत रखा है और फुटकल खाते के अंतर्गत रखा है। जिन कवियों से रिलेटेड हम प्राय परीक्षाओं में सवाल देखते हैं, खुसरो के बिना कोई ऐसा एग्जाम आप नहीं देखेंगे जहां से सवाल न पूछा गया हो। विद्यापति से भी सवाल पूछा जाता है। 10 एग्जाम देंगे आप तो 9 एग्जाम में तो इन लोगों से सवाल रहता ही रहता है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल खाते के अंतर्गत प्रकरण 4 में रखा हुआ है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाए कि काव्य प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से इनको किस काल के कवियों के साथ या फिर किस प्रकरण के कवियों के साथ रखा जाए। तो यहां पर देखिए सवाल क्या पूछा गया कि पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। यहां पर तो आप इसका जवाब तुरंत दे देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दे देंगे। लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि फाइनल एग्जाम में अगर आएगा तो ये प्रश्न आपके लिए काफी कठिन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन में आलोचकों के नाम को चुना है ये आपको कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ जुड़े हुए हैं और सीरीज को क्रमशः फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये कथन बैठ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, खुसरो के संदर्भ में सत्य है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने जल्दीबाजी में थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ने में कर दिया था, जो चीज असत्य थी उसको मैंने सत्य के रूप में बता दिया था। चूंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें सुधार करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए कुछ चीजों को आप नीचे जो मैं कमेंट्स करता हूं उसमें भी देख लेंगे जहां पर त्रुटि सुधार इत्यादि रहता है। तो इतना तो सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा बहुत तो माइनस रहता ही है किसी न किसी में। तो इसको बहुत, जो विद्यार्थी मुझे बताया कि ये यहाँ पर गलत है उनका मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन इस चीज को देखते हुए आगे भी हमें बढ़ना है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया कि खुसरो के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन दिया गया, खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की, इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई, पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे हुए थे। यहाँ पर देखिए खुसरो पृथ्वीराज की जो मृत्यु हुई थी, जो कि मैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में बताया हुआ था, संवत 1249, और इसी दिन चंद्रबरदाई की भी मृत्यु हुई थी। अब आपको याद आ गया होगा कि बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। तो लगभग 90 वर्ष बाद आमिर खुसरो का क्या हुआ, जन्म होता है। अब हमें बताना है इसमें से कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने बीपीएससी ट्री के पैटर्न को अपनाया हुआ है और आप तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि जितनी भी बातें यहाँ पर कही गई हैं सभी क्या है, सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा, यानी कि आपको आगे की परीक्षा के लिए विकल्प नंबर ए, बी और सी तीनों को याद रखना है। देखने में तो इसका उत्तर बहुत ही इजी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें आगे की भी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकल्पों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। यह कथन किस कवि के संदर्भ में है?
कबीरदास, अमीर खुसरो, विद्यापति, जायसी। तो कौन सा ऐसा कवि है जो कि गयासुद्दीन बलवन से लेकर अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक तक कई बादशाहों का जमाना देखा था? ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 सुल्तानों के शासन को देखने का श्रेय इनको मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो इकलौते ऐसे कवि हैं, अगर हिंदी साहित्य में देखें तो लगभग 7 सुल्तान उनके समकालीन रहे। उसमें बलवन का भी नाम आ सकता है, अलाउद्दीन का भी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का भी। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। यह कथन किस कवि के बारे में है? तो देखिए, जब इस तरीके के वाक्य होते हैं कि ये अपने समय के या फिर इनका, उनका, जहां पर सर्वनामों का प्रयोग होता है तो ज्यादातर जो कथन होते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे किसी कवि का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि सर्वनामों का प्रयोग करते हुए उनको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन किसके बारे में ये हमें बताना है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ऑप्शन दिया गया जायसी, कबीर, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। अमीर खुसरो के बारे में बात कही गई कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। एक इनकी रचना है जिसका नाम है खालिक बारी। आप इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ये किस तरीके का ग्रंथ है। फारसी का ग्रंथ है, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो अमीर खुसरो के बारे में बात कही है, किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो एक ही प्रश्न कितने एंगल से पूछा जा सकता है, सबके तरफ मैंने यहाँ पर संकेत कर दिया है। अगला प्रश्न है कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता के सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। यह कथन किसके संदर्भ में है? बात बताई गई यहाँ पर कि ये बड़े विनोदी थे, मिलनसार थे और सहृदय थे। इस तरीके के व्यक्तियों को आप कम देखते होंगे कि कोई बहुत विनोदी हो, मिलनसार हो, सहृदय हो। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, तुलसीदास, अमीर खुसरो, सूरदास, विद्यापति, इन चारों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो के बारे में बात कही गई है। ठीक है, और ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मान लीजिए कि आगे के एग्जाम में ये प्रश्न दे दिया जाए और पूछा जाए कि किसका कथन है, तो आप तुरंत बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन किसके बारे में कहा गया है, तो ये किसका हो गया? अमीर खुसरो का हो गया। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न एक है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए, लाइन बाय लाइन हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ हम पढ़ रहे हैं बल्कि उसे समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक बार समझ गए तो सैकड़ों प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से बनाया हुआ है कि हर प्रश्न आपके दिमाग में जाके छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो फिर आपको प्रिंटेड चीजें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। यह कथन किसके संदर्भ में है? तो आप देख रहे हैं कि जहां से बात कही जा रही इन्हें, कई जगहों पे इन्हें इन्हें शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि सीधे सीधे नाम नहीं लिया जा रहा है। तो यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। अब किसके बारे में बात कही गई कि दोहे, तुकबंदियां, पहेलियां आदि उन्होंने कही हैं? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, कबीर, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अमीर खुसरो के बारे में बात कही गई है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, यह कथन किसके बारे में है? ऑप्शन दिया गया है विष्णु शर्मा, अमीर खुसरो, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अमीर खुसरो के बारे में बात कही जा रही है। और एक कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूं कि इसी तरीके से पहेलियां और मुकरियां दोनों के लिए आधुनिक काल में कौन से कवि फेमस रहे हैं? आधुनिक काल के किस कवि को पहेलियां और मुकरियों के लिए जाना जाता है? यानी कि अमीर खुसरो का दूसरा रूप वहां पर दिखाई पड़ता है। मेरे जो गंभीर विद्यार्थी हैं जरूर कमेंट्स करेंगे और बताएंगे भी। ठीक है, और जो नहीं जान रहे हैं वो नीचे जाकर कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे, आपको उत्तर वहां मिल जाएगा।
तो न सिर्फ आदिकाल में पहेलियां और मुकरियां लिखी जा रही थी, बल्कि आधुनिक काल में भी पहेलियां और मुकरियां लिखने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो अमीर खुसरो को आदिकाल में याद रखिए, आधुनिक काल का जवाब आप लोग खुद देंगे। अगला प्रश्न है, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यह कथन किसके संदर्भ में है? उक्त वैचित्र की प्रधानता थी और कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। किसके बारे में बात कही गई? अमीर खुसरो, विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका भी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए, लगातार हमने 4-5 क्वेश्चन पर बात की और सभी का उत्तर अमीर खुसरो रहा है। ठीक है, और हमने इसलिए अलग अलग इसको बनाया ताकि अमीर खुसरो से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो अलग अलग ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाए। ये प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता था कि अमीर खुसरो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा नहीं है, और हर क्वेश्चन को ऑप्शन में रख दिया गया होता। ठीक है, हर जो क्वेश्चन है सबको ऑप्शन में रख दिया गया होता, तो भी ये प्रश्न अच्छा बन जाता और आपको भी उतना ही जानकारी रखनी पड़ती। तो इसलिए, क्योंकि हम लोग तैयारी के प्रोसेस में है और हमें यहाँ चीजें सरलता से आप सभी को बतानी है, तो कोशिश ये रही है कि तोड़ तोड़ कर चीजों को देखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप चीजों को कठिन मानते हैं तो उसको आप तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मैसेज करते हैं कि सर फला चीज मुझे नहीं याद हो रही है, ढेका चीज नहीं याद हो रही है, तो याद कैसे करें? तो तोड़ तोड़ कर याद कीजिए। पता चला कि एक दिन में बैठकर आप पूरा आदिकाल खत्म करना चाहते हैं, एक ही दिन में पूरा भक्ति काल खत्म करना चाहते हैं, एक ही दिन में पूरा रीति काल खत्म करना चाहते हैं, एक ही दिन में पूरा आधुनिक काल जो कि पूरा विस्तृत है, कई विधाओं में बटा हुआ है, सबको एक ही दिन बैठ कर पढ़ेंगे और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास चाहेंगे कि 4 दिन में हम खत्म कर दें, तो 4 दिन तो जिंदगी को माना गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 दिनों में नहीं खत्म होने वाला है। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, तभी चीजें याद होंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। एक वीडियो में लेकर आऊंगा कि चीजों को कैसे याद किया जाए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि अमीर खुसरो की पहेलियों, मुकरियों और दो सखुनों में कौन सी बोली मिलती है? हम तो ऊपर जान गए कि पहेलियों के लिए, मुकरियों के लिए और दो सखुनों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। लेकिन इन सभी को अमीर खुसरो ने किस बोली में लिखा है? ये बहुत ही नया और क्रिएटिव ढंग का प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया ब्रज भाषा, ठेठ खड़ी बोलचाल, मानक हिंदी, अवधी। तो किसमें ये तीनों चीजें लिखी गई हैं? चाहे वो पहेलियां हो, चाहे मुकरियां हो, चाहे दो सखुने हो। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर है ऑप्शन बी, ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। और ऐसा इसीलिए माना जाता है कि अमीर खुसरो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, ऐसा इतिहास में हमने पढ़ा भी है। सबसे पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले अगर कोई कवि हैं तो अमीर खुसरो हैं, और इन्हीं रचनाओं के माध्यम से। तो न सिर्फ इस प्रश्न के माध्यम से आप खड़ी बोलचाल की रचनाओं के बारे में पढ़ा, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा, बल्कि उन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी देख लिया। ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा क्या रही है? देख रहे हैं कि भाषा को लेकर अमीर खुसरो से संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया कि जो अमीर खुसरो ने गीतों को लिखा है या फिर दोहों को लिखा है, इनकी भाषा क्या रही है? ऑप्शन दिया गया ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ठेठ खड़ी बोली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए है कि ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने अपने गीतों और दोहों में किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे याद आता है कि मैं CGPSC का इंटरव्यू देने गया हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो उसमें मुझसे सवाल पूछा गया कि अमीर खुसरो का समय कब से कब तक माना जाता है? तो मैंने ऐसे अनुमानतः मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। तो जो एग्जामिनर थी, जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, वो महिला थी, उन्होंने अपने कॉपी में लिखा हुआ था 1255 या 56 के आसपास में, उन्होंने कुछ पेंसिल से लिखा हुआ था। तो जब मैंने कहा कि मैम 13वीं सदी में उनका समय माना जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर बताया, वहीं पर उन्होंने उत्तर भी बता दिया कि 1255 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। तो हमारे जो चेयरमैन थे, उस कमेटी के जो मेंबर थे, मेन जो आयोग के हैं, उन्होंने कहा, मेरा पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने भी तो सही कहा है। तो कई बार जैसे आप देखते हैं कि जो व्यक्ति लिखा रहता है उसको लगता है कि ये अकाट्य है,
लेकिन अनुमानतः भी आप बता सकते हैं कि ये चीज है। मुझसे ऊपर का भी सवाल पूछा गया था कि पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाना जाता है, तो संयोग से मेरे दिमाग में वो उत्तर आ ही नहीं रहा था। मैंने उत्तर बता दिया था विष्णु शर्मा का। ठीक है, मुझे लगता था कि विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र नाम की कहानियां और पशुओं के ऊपर लिखा हुआ है पूरा, तो उस समय इन्हीं का नाम मेरे दिमाग में आता था। तभी उन्होंने कहा कि अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं, तो मुझे झटका से आया कि इतनी मैंने तैयारी की, सब कुछ की, और एक वाक्य इंटरव्यू के दिन मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए, कई बार दिमाग में काम करना बंद कर जाता है, आप जानते हुए चीजों को भी नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो को जब भी मैं देखता हूं तो वो दिन मुझे याद आने लगता है। यहाँ पर देखिए एक चीज बताई गई है कि जो अमीर खुसरो के गीत हैं और दोहे हैं, हमने तो बता दिया कि ब्रज में लिखे गए। यहाँ पर देखिए उस जमाने में ब्रज का इतना क्रेज था कि इसको मुख्य प्रचलित काव्य भाषा भी कहा जाता था। इसीलिए आप देखेंगे इतिहास में आप पढ़ेंगे खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा। ठीक है, ये विवाद चला हुआ है कि ब्रज भाषा भी क्या है, एक बोली है, और खड़ी बोली भी एक बोली है, लेकिन इसके अंत में भाषा लगा हुआ है, इसमें बोली लगा है। और देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है, कि एक जमाना था कि ब्रज भाषा भारत के कई क्षेत्रों में बोली जाती थी, उत्तर प्रदेश में तो थे ही, अलग अलग क्षेत्रों में भी बोली जाती थी, मतलब भाषा का रूप ग्रहण कर ली थी। और खड़ी बोली का क्षेत्र सीमित था, वही दिल्ली के आसपास का जो इलाका था। लेकिन वक्त बदला और आज खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में हो गई, और जो ब्रज भाषा उसकी स्थिति क्या है कि बस वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह गई और सूर सागर या कृष्ण भक्त कवियों के पदों तक सीमित रह गई। ये होता है वक्त बदलना। थोड़ा सा मैं वक्त और लूंगा। मेरे कई विद्यार्थी, जब मैं स्टोरी कोई लिखता हूँ, कोई चीज बताता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर हम लोग कब सफल होंगे। आपका भी समय आएगा, समय सबका आता है, बस क्या है कि निरंतरता, धैर्य, मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि जितने भी यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं उनका कोई गॉड फादर नहीं है। जितने लोगों के पास गॉड फादर है वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग जहां पर उनको करना है वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि आपके हाथ में ये काम करना है। अगर इसको आप दिल से किए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वक्त आता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यह किसका कथन है? यहां पर देखिए कथन को ध्यान में रखना है। यहां पर तुलना की गई है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कबीर से खुसरो की तुलना करते हुए। ठीक है, क्योंकि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि ये ए ऑप्शन से होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। और इसको भी ध्यान में रखिए कि ये कबीर के संदर्भ में बात नहीं कही गई है, खुसरो पर विचार करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को प्रकरण 4 के अंतर्गत किया हुआ है। अब इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा जो अगला कदम है वो भक्ति काल की ओर है। जैसे कि शुक्ल जी भी जब अंतिम चरण में जाते हैं तो भक्ति काल के कवियों को बार बार उसमें लाने का प्रयास करते हैं। अभी खुसरो के बारे में बातचीत करते हुए कबीर का उन्होंने उल्लेख किया है, आगे आप देखेंगे तो सूरदास का उल्लेख होने लगेगा। चलते हैं आगे बात करते हैं, समझ में आ जाएगा। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, यह भी देखिए एक विकल्प के रूप में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न के तौर पर है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया इरफाम हबीब, सुमित सरकार, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। आगे इसी पंक्ति को बढ़ाते हुए शुक्ल जी का ही एक कथन है, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या है, कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। कह रहे हैं कबीर को लोग ये मानते हैं कि धर्म के उपदेशक नहीं थे, वो दोनों धर्मों का विरोध कर रहे थे, तमाम जो उसमें आडंबर थे उनका खंडन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर खुसरो से तुलना करते हुए कबीर के बारे में क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। ऊपर उन्होंने बताया कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था,
पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। ये बात उस कबीर के बारे में कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिस कबीर ने लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने पोथी का खंडन किया था उसी से जोड़ रहे हैं। इसे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से चिढ़े हुए से थे रामचंद्र शुक्ल कबीरदास से। तो सही जवाब तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो द्विवेदी जी ने कबीर पर पुस्तक लिखी है तो शायद उनका कथन हो। हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम फाइनल एग्जाम में कैसे सही कर पाए, इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो पहले तो ध्यान में रखना कि ये क्या है, पहेली है। अब इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया चुंबक, आकाश, दिया बत्ती, समुद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है आकाश। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पहेली है। अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पीड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। पहेली का अर्थ है दिया बत्ती, पेंसिल, कलम, नेवला। तो सांप का यहाँ पर उल्लेख हो रहा था, तो मैंने, देखिए ये विकल्प बनाना कितना कठिन है, विकल्पों को बनाना बहुत मेरे लिए इजी नहीं था, फिर भी निकटतम विकल्पों को हमने रखने का प्रयास किया है। इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए है, दिया बत्ती। ठीक है, सारी चीजें मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही लिया है। मेरी कोशिश है कि आपके दिमाग पे मैं थोड़ा सा चोट करूं। चोट का मतलब आपके दिमाग को थोड़ा सा झकझोरूं कि हाँ मैंने तो इसमें पढ़ा था, इसका आंसर यही होगा। बाकी कोई ऐसी नई चीज मैं नहीं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद इसको प्रिंट करके आपको दूं, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आप किताबें खरीदिए, बस कैसे पढ़ना है और आपकी जो सीटिंग पावर उसको मत बढ़ाने की कोशिश रही है। अगला प्रश्न है कि एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। पहली का अर्थ है, ऑप्शन दिया गया पायजामा, दिया बत्ती, सांप, कैंची। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, पायजामा के बारे में बात कही गई। अब तो पायजामा आप देख सकते हैं कि एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ठीक है ना, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, पायजामा हो गया। अगला प्रश्न है कि अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। पहली का अर्थ है, सूझेगा मतलब समझ में आएगा, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन दिया गया दर्पण, तलवार, कैंची, पानी। तो पानी में भी हम अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमीर खुसरो का जो यहाँ पर मतलब है वो है ऑप्शन ए, दर्पण से इसको उन्होंने जोड़ा है। अगला प्रश्न है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली। तो ये किस भाषा में ये पद लिखा गया है, फिर जो वाक्य है लिखा गया है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। अच्छा, इसके पहले हम बात कर रहे थे तो बार बार पृथ्वीराज चौहान की बारे चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी की बात आई। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में तराइन के युद्ध हुए थे। ठीक है ना, और ये वक्त उसी समय का है जब से आमिर खुसरो लिखना शुरू किए, या फिर अपने परंपरा से इन्होंने इन चीजों को देखा है। तो ये किस भाषा में हमें यहाँ पर बताना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोवे, डारे, ठीक है, चहू, तो इस तरीके से शब्दावलियों का प्रयोग है। इसमें कुछ शब्द खड़ी बोली के भी हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका उल्लेख ब्रज भाषा के तौर पर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया कि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने ठेठ, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि जे हाल मिसकी मकुन, तगाफुल दुराय नैना, बनाए बतियां, की ताबे हिजरा न दारम, ऐ जा न लेहू काहे लगाए छतियां। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? आमिर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, जयसी, विद्यापति।
तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में बात को लिखते हुए अमीर खुसरो ने लिखा। सही जवाब इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है, जिसकी रचना कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है, यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया अमीर खुसरो, विद्यापति, देवसेन या दामोदर कवि। तो मैथिल कोकिल का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विद्यापति। मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है और इनकी जो रचना, इनके जो यश का या कीर्ति का जो कारण है वो कौन सी है? पदावली। ठीक, अब पदावली किस भाषा में है आपके दिमाग में आ गया होगा, सब चीजें आ गई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप शुक्ल जी पर ही निर्भर है, इधर उधर भी आपको पढ़ना है। तो मैथिली में लिखी गई है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को अपनी तरफ किस भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं? विद्यापति को किस भाषा के लोग अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं? विद्यापति को लेकर भाषा भाषियों में विवाद है कि ये हमारे हैं, और एक भाषा भाषी बोलता है कि ये हमारे हैं। तो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बंग भाषा, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी। तो विद्यापति को लेकर बंग भाषा के लोगों का कहना है कि वो हमारे कवि हैं, क्योंकि जितना विद्यापति के एरिया दरभंगा, मधुबनी इलाके में इनके गीत लोक में प्रसिद्ध हैं, उतना ही आप देखेंगे कि बंगाल में भी विद्यापति को लोग गाते हैं। ठीक है, तो इसलिए विवाद की स्थिति है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो बंग भाषा है, बाकी जितने नीचे के ऑप्शन है उनका कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, निम्न में से किसने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है? बिहारी और मैथिली भाषा को मागधी से निकलने के कारण किसने बोला कि ये इसको हिंदी से अलग माना जाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। किसका मानना था कि बिहारी और मैथिली जो भाषा है या बोली है मागधी से निकली हुई है, इसलिए वो हिंदी का पार्ट नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था। इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि भाई हर प्रश्न का जवाब रामचंद्र शुक्ल है, तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे? एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एलबीडब्ल्यू नहीं होना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गारसद तासी। तो ये किसका कथन है कि अगर शब्दावली का अंतर नहीं होता या फिर शब्दावली पर ही निर्भर होता तो उर्दू और हिंदी का जो साहित्य होता अलग अलग नहीं होता बल्कि एक ही होता। किसका मानना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। यह किसका कथन है? यहां पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्रियर्सन का कथन था उसके प्रतिक्रिया में या फिर जवाब में यह कथन आया हुआ है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग अलग मान रहे थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासों को अपना मानता है, क्योंकि विशल देव रासों की भाषा शैली को लेकर भी बोला गया कि राजस्थानी ज्यादा इसमें दिखाई पड़ता है। आप अपने पिछले प्रैक्टिस सेट को याद कीजिए, मैंने क्वेश्चन के रूप में दिखाया था। तो कह रहे हैं कि जब विशल देव रासों को हिंदी का अपना माना जा रहा है तो विद्यापति की पदावली पर क्या ऑब्जेक्शन है? वो भी है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। उम्मीद है कि मेरी हर बात आपके दिमाग में सतह दर सतह बैठती जा रही होगी, और ये जो कठिन पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो अब आपको धीरे धीरे आसान सी लगने लगी होगी। मेरे अनुसार तो अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं, इन प्रैक्टिस सेट्स को हल करके चले जाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आदिकाल से 4-5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं किसी भी एग्जाम में आप जाइए। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया शिव प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आनंद स्वामी। तो विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं और इसके जो नायक नायिका है वो राधा कृष्ण है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि विद्यापति के अधिकतर पद क्या है? श्रृंगार के। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में इतना दूर ही काट कर ये प्रश्न बन जाए, इतना दूर ही क्वेश्चन बन जाए।
और आगे भी सवाल बन सकता है कि विद्यापति के जो पद हैं, खासतौर से पदावली जो है, और उसमें किसका वर्णन किया गया है? राधा कृष्ण। राधा को माना गया है लक्ष्मा देवी और कृष्ण को माना गया है शिव सिंह, ठीक है ना, उसमें लिखा गया है। तो लक्ष्मा देवी और शिव सिंह को मानकर, क्योंकि शिव सिंह के दरबारी कवि भी थे ये, ठीक है ना, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो सवाल पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की पदावली को या फिर विद्यापति को किस तरीके का कवि माना है? तो विद्यापति को उन्होंने एक श्रृंगारिक कवि माना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, श्रृंगारिक कवि के तौर पर देखा है, भक्त कवि नहीं माना। इस चीज को एकदम से अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के संदर्भ में सत्य है, इनका माधुर्य अद्भुत है, तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, यानी कि रहते थे, विद्यापति शैव थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ऊपर के जितने तीनों बातें हैं सभी बातें क्या हैं? सही हैं। और मान लीजिए एक ऑप्शन ये भी जोड़ दिया जाता कि विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं या फिर भक्त के, ठीक है ना। इस चीज को आप तो अब ध्यान में रख लिए होंगे कि शुक्ल जी ने क्या माना है। हालांकि आगे चलकर कुछ कवियों ने इनको भक्त कवि भी माना है, कुछ ने तो रहस्यवादी भी माना है, जैसे कि ग्रियर्सन का नाम है। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। अब इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा रामचंद्र शुक्ल। ये अब तक का बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम किताब को बहुत ही विश्वसनीयता के साथ और ईमानदारी के साथ लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। उपयुक्त किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। तो 900 वर्षों के इतिहास की जब भी चर्चा की जाती है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, टोटल 900 वर्षों का इतिहास इसमें लिया गया है। और सवाल भी पूछा जाता है कि कितने 100 वर्षों के इतिहास को उन्होंने अपनी किताब में आधार बनाया हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 900। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का आदिकाल, जितने भी प्रकरण रहे हैं, यानी कि चारों प्रकरणों पर प्रैक्टिस सेट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरुआती दौर का है, उसको पढ़ना बहुत ही कठिन होता है। उसके जो कंटेंट है, उसकी जो प्रस्तुति है, कई बार कठिनाई पैदा करती है, लेकिन इन अभ्यासों के माध्यम से चीजें एकदम से आसान हो गई होंगी और आदिकाल अब आपको रुचिकर लगने लगा होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आगे इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग जुड़िए और इस चैनल का प्रचार प्रसार भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।